Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. और अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये 14 पार्ट है। तो हमने 13 पार्ट में oogenesis प्रोसेस में जितने भी डिफरेंट फॉलिकल के स्टेजेस आते हैं ना उनमें डिफरेंस को हमने अंडरस्टैंड किया। आज के पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो मैच्योर फॉर्म का फॉलिकल स्टेज है ग्राफियन फॉलिकल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड 14 डेज पर LH सर्ज होता है तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है और रप्चर होने के बाद उससे सेकेंडरी oocyte एग रिलीज़ होता है। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी oocyte एग रिलीज़ हुआ वो फर्दर आपके ओवरी से बाहर निकलता है और यहीं पर जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल हैं वो डिफरेंट फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ह्यूमरिज और डीजेनरेट टाइप ऑफ फॉलिकल्स को आप बोलते हो कॉर्पस एल्बिकन्स। तो इनके कन्वर्जन में डिफरेंट हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन होती है LH हार्मोन के थ्रू। तो ये सारी मैकेनिज्म को हम अंडरस्टैंड करेंगे आज। तो अगर हम बात करते हैं कि जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल सेल्स हैं, आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करो कि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ LH सर्ज। ठीक है, ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि LH सर्ज क्यों आता है, कब आता है। ठीक है, तो ये जनरली मिड 14 डेज पर आता है, ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होगा तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, यहाँ से रिलीज होगा, एक तो रिलीज हो जाएगा सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा और बचा हुआ पार्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, पहली चीज कि कॉर्पस ल्यूटियम कुछ हार्मोन को रिलीज करने लगते हैं। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बेसिकली रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। एक तो है एस्ट्रोजन, दूसरा आपके इनिबिन और तीसरा रिलैक्सिन। और भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, बट मेनली यहाँ पर आपका क्या है, आपका एस्ट्रोजन और साथ में यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन। ये दो हार्मोन जो है ना इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम इनिबिन के रोल को भी अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो, जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसने रिलीज़ किया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, इनिबिन और रिलैक्सिन हार्मोन जो रिलीज़ किया है, इनके डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे एस्ट्रोजन जो है वो एंड्रोमेट्रियम के थिकनिंग को इंक्रीज करने लगेगा, थिकनिंग इंक्रीज करेगा किसकी, एंडोमेट्रियम लेयर की, एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस जो है वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी। किसकी वजह से, आपके एस्ट्रोजन की वजह से। इसी चीज़ को आप बोलते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोलीफेरेटिव स्टेज, प्रोलीफेरेटिव स्टेज, इसी को आप बोलते हो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो LH हार्मोन की वजह से रप्चर हुआ और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होता है तो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन रहता है, मेंटेन बाई LH हार्मोन। और ये LH हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि जो ये LH हार्मोन है ना, सपोज ये आपका क्या है, हाइपो ब्रेन में जो मास्टर रेगुलेटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम है वो है क्या है, आपका हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है वो एंटायर एंडोक्राइन ग्लैंड का मास्टर रेगुलेटर है। तो हाइपोथैलेमस से क्या कनेक्टेड है? हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या है बच्चे? ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो किससे कनेक्टेड है? हाइपोथैलेमस से। सपोज ये आपका क्या है? ये आपका एंटीरियर पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो हमने इसको बोल दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो होता क्या है कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं GnRH। ठीक है, ये कहाँ पर एक्ट करता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो हार्मोन सिक्रीट करेगा। एक को बोलते हैं आप FSH, एक को बोलते हैं आप FSH, और दूसरे को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये तो एक जनरल मैकेनिज्म हो गया कि भाई हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होगा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करेगी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये तो जनरल मैकेनिज्म हो गया। लेकिन जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट चल रहा होता है तो वहाँ पे जितने भी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, ये सभी फॉलिकल्स जब यहाँ पर आप ये अंडरस्टैंड करो कि सपोज ये आपका फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, ये क्या हो रहा है? फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो फॉलिकल का डेवलपमेंट चल रहा है ना बच्चे, ये सभी डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ये सभी फॉलिकल्स, चाहे वो आपका प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी हो या ग्रेफियन फॉलिकल हो, ये सभी फॉलिकल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? ये सभी फॉलिकल्स रिलीज कर रहे हैं एस्ट्रोजन, रिलीज एस्ट्रोजन। अब जब एस्ट्रोजन रिलीज होगा तो एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन ये रिलीज हुआ, सपोज ये आपका एस्ट्रोजन है। अब होगा क्या कि एस्ट्रोजन जो है वो फाइनली हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एस्ट्रोजन जो है वो एक तो हाइपोथैलेमस और दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और ये एस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा है? ये आपके कौन रिलीज कर रहा है? रिलीज बाय डेवलपिंग फॉलिकल्स। डेवलपिंग जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो सभी डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं, और साथ में इनिबिन भी रिलीज कर रहे हैं। तो अभी हम एस्ट्रोजन का इंपॉर्टेंट फंक्शन अंडरस्टैंड करें। अब होगा क्या कि ये जो एस्ट्रोजन फॉलिकल्स के थ्रू रिलीज हुआ है ये स्टिमुलेट करेगा, एक तो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा और साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो जब ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ से और भी ह्यूज अमाउंट का क्या जनरेट होने लगेगा? और भी ह्यूज अमाउंट का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा। और आप देखोगे कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो LH सर्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, LH सर्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये LH सर्ज जो है वो क्या कॉज कर देगा? कॉज ओवोल्यूशन। तो यहाँ से आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि जो ये एस्ट्रोजन है ये बेसिकली LH सर्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब देखो यहीं पर एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि फीमेल बॉडी में जब फीमेल अपने प्यूबर्टी को अटेन करते हैं तो इनकी बॉडी में फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आप इसको सिंपली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर
इसी चीज़ को आप बोलते हो मिनार्के इन फीमेल बॉडी, ठीक है। और दूसरी चीज़, फीमेल बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है ये जनरली इसी को फर्स्ट टाइम जब अपीयर होती है तो उसको बोलते हो मिनार्की। और ये पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सपोज ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, एक तो है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है प्रोलिफेरेटिव फेज, तीसरा है ओवुलेटरी फेज या ओवुलेशन, ओवुलेटरी फेज, और चौथा है ल्यूटेल फेज, ठीक है। अब देखो, हमने जो फर्स्ट पार्ट है मेंस्ट्रुअल फेज, अब होगा क्या कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो किसके थ्रू मेंटेन हो रहा है, किसके थ्रू मेंटेन हो रहा है, आपका LH हार्मोन की वजह से मेंटेन रह पा रहा है। अब अगर LH हार्मोन का इफ LH हार्मोन डिक्रीजेस then corpus luteum gets converted into corpus albicans, और corpus albicans जो है ना वो degenerate टाइप ऑफ फॉलिकल्स हैं, डीजनरेट टाइप ऑफ फॉलिकल्स हैं, ठीक है। तो यही होता है मेंस्ट्रुअल फेज में कि बॉडी में, फीमेल बॉडी के ब्लड में LH हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो एक कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में बच्चे, कॉर्पस एल्बिकन्स में। और कॉर्पस एल्बिकन्स जो है वो एक तरह के डीजनरेट टाइप ऑफ फॉलिकल्स हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है उसका लेवल कम, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो क्या होने लगता है, डिप्लीट होने लगता है, डिप्लीट होने लगेगा, और ये बेसिकली ब्लड या ब्लीडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इस ब्लीडिंग में अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 ml ऑफ ब्लड जो है वो लॉस होता है, ठीक है। अब देखो ये जो एंड्रोमेट्रियम लेयर है ये किसकी वजह से, तो हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्जन हो जा रहा है, किसके इम्पैक्ट की वजह से, LH हार्मोन के इम्पैक्ट की वजह से, ठीक है। अब ये जो स्टेज है, ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है, ये जनरली 1 to 5 डे चलती है, ठीक है। प्रोलिफरेटिव स्टेज जो है वो जनरली 6 to 13 डेज तक चलती है। ओवुलेटरी फेज जो है वो एट 14 डेज पे होती है, और रेस्ट ऑफ द 15 to 28 और 29 डेज तक क्या चलता है, ल्यूटेल फेज, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अभी हमने बात किया कि जब कॉर्पस ल्यूटियम LH हार्मोन की वजह से मेंटेन रहता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिलीज करता है एस्ट्रोजन, इनेबिन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा है, ये एस्ट्रोजन जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, थिकनिंग ऑफ एंड्रोमेट्रियम लेयर। और इसी को अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सपोज ये आपकी क्या है, एंड्रोमेट्रियम है, सपोज ये क्या है आपकी एंड्रोमेट्रियम है, ठीक है। ये आपकी ठीक है, ये आपकी मायोमेट्रियम है। एंड्रोमेट्रियम पूरी तरह से डिप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे ही एस्ट्रोजन ब्लड में इंक्रीज होगा तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, इसकी थिकनेस को इंक्रीज करने लगेगा, तो ये तो हो गई क्या आपकी थिकनेस इंक्रीज हो गई,
ये क्या हो गया, एंड्रोमेट्रियम की पे थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसी स्टेज को ही तो आप बोलते हो प्रोलिफरेटिव स्टेज, प्रोलिफरेटिव स्टेज या आप फेज बोल सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है इसमें कि ये जो थिकनेस इंक्रीज हो रही है किसकी वजह से हो रहा है, तो ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन, ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन, ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, थिकनेस इंक्रीज हो रही है, थिकनेस इंक्रीज हो रही है। अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम जो है साथ में साथ और क्या रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एस्ट्रोजन ने थिकनेस इंक्रीज किया और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ने बेसिकली इसे और भी ज़्यादा, एंड्रोमेट्रियम को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा वेस्कुलराइज्ड में, मीन्स यहाँ पर ग्लैंड्स का इंक्रीज वेस्कुलैरिटी, लैरिटी मीन्स यहाँ पर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। अब देखो जो यहाँ पर प्रोलिफरेटिव स्टेज है साथ में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके एंड्रोमेट्रियम में ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। ये क्या फॉर्म होने लगेगा, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो बेसिकली ये सभी क्या हैं, आपकी एंड्रोमेट्रियम जो लेयर है वो प्रोलिफरेट हो करके यहाँ पर क्या फॉर्म कर लेनी है, यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर का नंबर और साथ में साथ ग्लैंड का नंबर क्या होने लग रहा है, इंक्रीज होने लग रहा है। और ये जो चेंजेस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, तो बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो एंड्रोमेट्रियम की थिकनेस और एंड्रोमेट्रियम में जो ग्लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो मेनली दो हार्मोन की वजह से हो रहा है, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो थिकनिंग को इंक्रीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन जो है एंड्रोमेट्रियम में ग्लैंड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड जो है वो है ओवुलेटरी फेज। अब ओवुलेटरी में होता क्या है कि सपोज जो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि ग्राफियन फॉलिकल एलएच हार्मोन की सर्ज की वजह से, तो एलएच हार्मोन किस तरीके से बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन ने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया और भी ज़्यादा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने एलएच हार्मोन सिक्रेट किया। तो फीमेल बॉडी के ब्लड में एलएच हार्मोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा सडनली इंक्रीज हो जाता है, इसी चीज़ को आप बोलते हो एलएच सर्ज। और इस एलएच सर्ज की वजह से ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते हैं और इसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, अब देखो ओवुलेटरी फेज जो है ना फीमेल बॉडी में जनरली 14 डेज पर होता है, बट ये ओवोल्यूशन की जो प्रोसेस है ना ये 1-2 दिन पहले भी आ सकता है, 1-2 दिन बाद भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि फीमेल बॉडी के ब्लड में एस्ट्रोजन का अमाउंट कब हाई हो रहा है। तो जिस दिन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बॉडी के ब्लड में एस्ट्रोजन का अमाउंट सबसे ज़्यादा हाई रहेगा ना बच्चे, उसके नेक्स्ट डे ही क्या होगा, ओवोल्यूशन की प्रोसेस होगी। और एस्ट्रोजन एक और थर्मोजेनिक इफेक्ट देता है। जब फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है तो फीमेल की बॉडी जो है वो हीट होने लगती है। ठीक है, उन्हें हीटनेस की फीलिंग आने लगती है और उसके नेक्स्ट डे ही क्या होता है, ओवोल्यूशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है। तो ओवुलेटरी फेज जनरली फीमेल में 14 डेज पर होती है, बट एक दिन पहले भी हो सकती है, एक दिन बाद भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है एस्ट्रोजन के अमाउंट पे कि एस्ट्रोजन का अमाउंट फीमेल बॉडी के ब्लड में किस दिन मैक्सिमम है। जिस दिन मैक्सिमम होगा उसके अगले दिन ही क्या हो जाएगा, ओवोल्यूशन की प्रोसेस होने लगी। अब ल्यूटल फेज में क्या होता है कि ल्यूटल फेज में बेसिकली आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, हमने भी अंडरस्टैंड किया कि ये कुछ हार्मोन रिलीज करेंगे, जिसमें से एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, साथ में इनिबिन है और रिलैक्सिन है। ठीक है, अब देखो इन हार्मोन की इंपॉर्टेंस तो हमने अंडरस्टैंड किया। अब जब भी बॉडी में एलएच हार्मोन, ये किसके थ्रू मेंटेन रहता है, एलएच हार्मोन, तो जब भी
फीमेल बॉडी में LH हार्मोन का अमाउंट कम होगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये जनरली फेज कब से कब चलती है, 15 to 28 डेज तक चलती है। लेकिन जब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगा, LH हार्मोन का अमाउंट जो है कम हो जाएगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स में, और कॉर्पस एल्बिकन्स जैसे ही कन्वर्ट होगा वहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम ये सारे हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर देगा। जब ये सारे हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर देगा तो फिर से ये जो डेवलप्ड एंड्रोमेट्रियम है, जो प्रोलिफरेटिव और ग्लैंडुलर फॉर्म में डेवलप हुई हैं, ये दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, फिर से क्या होने लगेंगे, डिप्लीट होने लगेंगे। और जब डिप्लीट होगा तो दोबारा से यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कब की स्टेज है, जब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रह पाएगा, LH हार्मोन घट जाएगा। जब LH हार्मोन घट जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कॉर्पस ल्यूटियम जब खत्म हो जाएगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रहेंगे नहीं, तो ये दोबारा से एंड्रोमेट्रियम क्या हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगा। मीन्स दोबारा से यहाँ पर ब्लीडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा इंटायर मैकेनिज्म है। ल्यूटल फेज में आप यही अंडरस्टैंड करते हो। अच्छा, एक पॉइंट और था जो इनिबिन का इंपॉर्टेंट था। देखो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरीके से समझना। सपोज ये आपके क्या हैं, फॉलिकल्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा स्पेस कम है तो मैं छोटे में बना देता हूँ। ये सपोज आपके फॉलिकल्स हैं। ठीक है, अब जब डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी ना, जब डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ फॉलिकल जो हैं वो डोमिनेंट फॉलिकल है, और बेसिकली कुछ हैं जो अभी भी बहुत मैच्योर नहीं है। तो इन फॉलिकल्स को ही आप बोलते हो डोमिनेंट फॉलिकल। अब होता क्या है कि जो ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, एक तो ये रिलीज करेंगे एस्ट्रोजन और दूसरा रिलीज करेंगे इनिबिन। अब देखो इनिबिन काम क्या करता है, इनिबिन जो है वो इनिबिट करेगा किसको, FSH को। जब FSH को इनिबिट करेगा तो जो यहाँ से डोमिनेंट फॉलिकल हैं इन्हीं का डेवलपमेंट होगा, इन्हीं का क्या होने लगेगा, डेवलपमेंट होगा। और जो रेस्ट ऑफ द फॉलिकल्स हैं इनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इनिबिन का रोल अभी तक तो क्या है, FSH है, लेकिन FSH के साथ साथ FSH ने इनको कन्वर्ट किया, लेकिन डेवलपिंग फॉलिकल जो हैं वो क्या रिलीज करते हैं, रिलीज एस्ट्रोजन और साथ में इनिबिन क्या कर रहा है, FSH को इनिबिट करेगा, FSH को क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है, ताकि जो मेन डोमिनेंट फॉलिकल है सिर्फ उन्हीं का डेवलपमेंट हो सके, बाकी का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हमने ये अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से ग्राफियन फॉलिकल का रोल है, LH हार्मोन का क्या रोल है, FSH का क्या रोल है, किस तरीके से एंड्रोमेट्रियम लेयर में बेसिकली सिक्रेटरी फेज आता है, फिर प्रोलिफरेटिव फेज आता है, और किस तरीके से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो ख्याल रखो अपना।